बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ेंगे ताइवान इशू के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हैपनिंग हो रही है अभी अभी, जो नैन्सी पेलोसी का विजिट है उसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हम और वीडियो बनाएं और आपको एजुकेट कर सकें बिना किसी पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जनाब मोहतरम, नैन्सी पेलोसी ये हैं जी, नैन्सी पेलोसी हैं। और ये क्या हैं, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का टू एंड लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसके अंदर हैं और उसको चेयर करती हैं, यानी उसकी स्पीकर हैं। उन्होंने ताइवान को विज़िट कर लिया और इससे चाइना बड़ा परेशान हुआ। चाइना को परेशानी हुई कि ऐसा क्यों है कि इतना हाई ऑफिशियल बंदे ने उस एरिया को विज़िट कर लिया है, जो कि अपने आप को इंडिपेंडेंट समझता है। हालांकि वो किसका हिस्सा है? चाइना का हिस्सा है। हिस्टोरिकली चाइना इसको क्लेम करता है। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, जहाज़ उड़ने शुरू हो गए ताइवान के ऊपर। और वो जहाज़ किसने उड़ाए? वो जहाज़ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने उड़ाए। क्यों उड़ाए? क्योंकि ये जो विज़िट है इसने प्रवोक किया पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को। और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जी साहब ने कहा कि मैं अमेरिका को वार्निंग देता हूँ कि वो फायर के साथ प्ले ना करे, यानी वो आग के साथ मत खेले, ठीक है, क्योंकि आग के साथ खेलने से जल जाता है बंदा। तो चाइना ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो वाई डिड चाइना रिएक्ट? चाइना ने इतना रिएक्ट क्यों किया? वाई डिड द यूएस डेयर टू विजिट द डिस्प्यूटेड आइलैंड? और अमेरिकन ने इस डिस्प्यूटेड आइलैंड को क्यों विजिट किया, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। जनाब मोहतरम, ये है जी आपका ताइवान नक्शे के अंदर, और ये आपका चाइना है। 1930s के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या होगा, जापान ने हमला किया यहाँ पे। तो जापान ने जब हमला किया तो यहाँ पे दो लोग थे, एक था काइशक था और एक था जनाब माओ जो था। और ये दोनों जापान के ख़िलाफ़ लड़े, लेकिन जापान के ख़िलाफ़ जब लड़ाई बंद हो गई तो माओ और काइशक चाइना के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आपस में लड़ पड़े। इनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। माओ मार्क्सिस्ट था और ये जो था ये वेस्टर्न बैक था, ये डेमोक्रेसी पे बिलीव करता था। इनकी लड़ाई हुई, लड़ाई में माओ जीत गया और काइशक जो था वो हार गया। काइशक भाग के यहाँ पे चला गया ताइवान में, उसने वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बना ली। तब से लेकर अब तक ये चाइना के कंट्रोल से बाहर है, लेकिन चाइना कहता है कि क्योंकि ये हिस्टोरिकली मेरा है तो फिर इस पे मेरा ही राज बनता है। और 1970s तक चाइना को बाहर रखा गया यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल से, बाहर रखा गया। और परमानेंट सीट किसको दी गई? ताइवान को दी गई। क्यों? क्योंकि उस वक्त वेस्ट है ना, ये ज़्यादा पावरफुल था, अमेरिकन पावरफुल थे, तो यूएन उनके अंडर चलती थी। तो उन्होंने चाइना को पिनलाइज किया, क्योंकि उस वक्त कोल्ड वॉर चल रही थी। और कोल्ड वॉर में जो माओ था, इसके रशिया के साथ यानी सोवियत यूनियन के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, तो इस वजह से इसको पिनलाइज किया गया। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेन सीट है, जो वीटो पावर वाली सीट है, वो नहीं दी गई चाइना को। 1970s में रिप्रोचमेंट होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, किसके साथ? चाइना के साथ। रोनाल्ड, ये किसका दौर है? ये जी रिचर्ड निक्सन का दौर। उस वक्त हेनरी किसिंजर थे और इन्होंने फिर चाइना के साथ तल्लुकात ठीक किए और चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल में, ये वाला चाइना जो है, इसको रिप्रेजेंटेशन मिली, ठीक है। अब चाइना जो यूएस है वो क्या कर रहा है? यूएस यहाँ पे प्रॉप अप कर रहा है। प्रॉपिंग अप का मतलब होता है नर्चर कर रहा है अलाइंसेस को एंड आर्मिंग चाइनाज एनिमी। और इस रीजन के अंदर क्या कर रहा है? चाइना के एनिमीज़ जो हैं उनको मॉडर्नाइज करता है, उनको आर्म देता है। हमने देखा 2000 में भी 150 मिलियन के आर्म दिए। अभी भी एक डील दी है ताइवान को, जहाज़ प्रोवाइड किए और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं ताकि चाइना के खिलाफ लड़ सके। तो अमेरिकन क्या कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया पूरी में कंपटीशन है अमेरिका और चाइना में, तो वो चाइना के एनिमीज़ को क्या कर रहे हैं? वो आर्म कर रहे हैं, यानी द एनिमी ऑफ योर एनिमी इज़ माई फ्रेंड। ये वाला असूल अमेरिकन अपनाए हुए हैं पैसिफिक ओशन के अंदर, इंडो पैसिफिक में। सेकेंडली, ये जो विज़िट था इसका मतलब ये था कि हम लोग बड़े दावेदार हैं डेमोक्रेसी के, हम डेमोक्रेसियों को सपोर्ट करेंगे पूरी दुनिया में। तो बाइडन की क्योंकि अप्रूवल रेटिंग बहुत लो है कोविड की वजह से, कोविड को वो ठीक तरह से डील नहीं कर सका उस तरह से जिस तरह से उसने वादा किया था। और अफ़गानिस्तान में जिस तरह से अमेरिकन फ़ौजें बाहर निकली, तो उसकी जो अप्रूवल रेटिंग थी वो बड़ी लो हो गई बाइडन की। तो अभी ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ये वाला काम कर रहा है, ये जो उसने ये विज़िट करवाया है। और फिर उसको कहा कि हम ताइवान को बैक करेंगे, चाइना को ललकारा है, यानी कि वो सुल्तान राही बनने की कोशिश कर रहा है। थर्डली, टू कॉम चाइना को परेशान करने के लिए, ताकि उसका फोकस शिफ्ट हो जाए अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस से, और क्या हो, अमेरिकन को इसका फ़ायदा हो, क्योंकि पूरी दुनिया में मुकाबला चल रहा है चाइना और अमेरिका का। यूएस की जो
पॉलिसी है बेसिकली ताइवान के इशू के ऊपर, वो है एम्बिग्विटी की स्ट्रेटजी। ठीक है, स्ट्रेटजी की एम्बिग्विटी की स्ट्रेटजी, यानी ये ना तो वो ये कहता है कि चाइना को कंट्रोल करना चाहिए ताइवान को, और ना ही वो ये कहता है कि चाइना का हिस्सा नहीं है ताइवान। वो उसके बीच में कहीं खेलता रहता है, क्योंकि ये वाली पॉलिसी उसको सपोर्ट करती है, यानी उसका कोई क्लियर स्टांस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद वन चाइना पॉलिसी जो है वो क्या है, वन चाइना पॉलिसी एंड एट द सेम टाइम विल डिफेंड द सोवरेनिटी ऑफ ताइवान, इट बेनिफिट्स द यूएस। यानी उसकी ये पॉलिसी है कि मैं वन चाइना पे बिलीव करता हूँ, एक तरफ से वो कहता है, और दूसरी तरफ से कहता है कि अगर जो चाइनीज़ हैं उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया तो हम लोग हमला कर देंगे चाइना के ऊपर, और किसको सपोर्ट करेंगे, ताइवानी पीपल को सपोर्ट करेंगे। व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए, तो किसी भी इशू को सॉल्व करने के लिए डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होनी चाहिए, हाथ मिला लेना चाहिए, यही आपका सॉल्यूशन होता है। इसके अलावा दूसरा सॉल्यूशन है वॉर, जो कि बड़ी फिर ख़तरनाक होती है, ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें लोग मर जाते हैं ना, तो ये एक फिजिबल किस्म का आपका सॉल्यूशन नहीं है। जनाब मोहतरम, वन चाइना और टू सिस्टम को अपना लेना चाहिए, जैसे हांगकांग में है, ये सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। इससे क्या होगा, चाइना भी सेटिस्फाई हो जाएगा और ताइपी भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब इसके रेपरकशंस क्या होंगे, ताइवान के ऊपर जो नैन्सी पेलोसी का विज़िट है, इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। चाइना और अमेरिका के दरमियान कन्फ्रंटेशन हो सकती है, और इवन के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर तक भी पहुंच सकती है। उसकी वजह यह है कि जब एक पावर राइज़ कर रही होती है, जैसे चाइना भी राइज़ कर रहा है, और दूसरी पावर डिक्लाइन कर रही होती है, जैसे यूएस डिक्लाइन कर रहा है, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वॉर के। ये जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं वो ये बात करते हैं। तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वॉर के, तो दुनिया में वॉर भी हो सकती है। एक स्पार्क की तो चाहिए होता है। 1857 की जो वॉर हुई थी इंडिया के अंदर, सीपॉय म्यूटनी, वो सिर्फ एक कारतूस से हुई थी, कैट्रिज से हुई थी, उसका कोई बड़ा रीज़न नहीं था। ठीक है, इसी तरह से जो वर्ल्ड वॉर 1 थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी रीजंस थी जिन्होंने बिल्डअप किया तो हुई, तो वो थोड़ा सा स्पार्क ही तो चाहिए होता है। अमेरिकन रेवोल्यूशन जो आया था वो छोटे से स्पार्क से ही तो आया था। दूसरी बात है, इस रीजन के अंदर आर्मामेंट शुरू हो जाएगी। चाइना जो है वो पॉरिटी पे पैसे लगाने के बजाय आर्म्स पे लगाएगा। इसी तरह से जो ताइपी हैं वो किसी गरीब मुल्कों को सर्व करने के बजाय वो नए नए आर्म्स खरीदेंगे और अमेरिका की चांदी हो जाएगी। दूसरा है जनाब, क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो बैक बर्नर्स पे चला जाएगा। हमें 2050 तक क्या करना है, अपना कार्बन का एमिशन हाफ करना है। कितना करना है जी, 50% करना है। तो अगर चाइना और अमेरिका जो दुनिया के सबसे बड़े एमिटर हैं, सबसे बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं, अगर यही आपस में लड़ पड़ेंगे तो इनका कोई कंसेंसस क्लाइमेट क्राइसिस पे बन नहीं पाएगा, जिससे दुनिया जो है वो और ख़तरात से दो-चार हो जाएगी। ये सारी थी जनाब नैन्सी पेलोसी और ताइवान के विज़िट के बारे में मालूमात। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग इसको देखें और इससे फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।